हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिस्टोरियोग्राफी टॉपिक के अंतर्गत जो बचे हुए इतिहासकार थे, ठीक है, उनके बारे में आज अपनी इस क्लास में देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में और कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण इतिहासकारों के बारे में जानने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उसके आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो उस समय का बड़ा ही प्रसिद्ध इतिहासकार भी कह सकते हैं हम लोग, साहित्यकार भी कह सकते हैं, है ना, और संगीतकार भी कह सकते हैं। इसमें इनके अंदर कई कलाओं का समावेश था और इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी जो है लेखनी हो चाहे संगीत हो, हर क्षेत्र में एक प्रखर प्रतिभा का इन्होंने परिचय दिया था। तो इनसे आपके टॉपिक्स में, आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इनकी बुक से रिलेटेड या इनसे संबंधित अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो एक कवि थे। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध चिश्ती परंपरा से संबंधित प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्हीं के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो को सबसे पहले सुल्तान बलबन का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक तक के सुल्तानों ने उनको संरक्षण जो है प्रदान किया था। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। एक चीज़ ये भी याद रखना कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के 2 दिन बाद ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ये इतने परम भक्त साबित हुए थे, इसीलिए इनको निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही दफनाया भी गया था। ठीक है, बलबन के समय ही इनको मंगोल जो है कुछ समय के लिए कैद भी कर लिए थे। ठीक है, मंगोलों के द्वारा इनको कैद भी कर लिया गया था कुछ समय के लिए। तो ये पॉइंट भी इनसे याद रखना। क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि सल्तनत कालीन कौन सा ऐसा इतिहासकार हुआ जिसको मंगोलों ने कैद कर लिया था। तो याद रखना वो अमीर खुसरो थे। ठीक है, अब हम लोग इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। पहला है किरान उस सादेन। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। 5 पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं और आप लोगों को याद रखनी है। पुस्तकें बहुत सारी हैं लेकिन 4-5 ही आपको याद रखनी है। जैसे पहली है किरान उस सादेन। इस ग्रंथ की रचना 1289 ईस्वी में पद्य शैली में की गई। इसमें खुसरो ने सुल्तान कैकुबाद और बुगरा खां, ठीक है, ये पिता था, के पारस्परिक भेंट का वर्णन करने के साथ दिल्ली और भारत की समृद्धि का भी वर्णन किया है इस पुस्तक में। ठीक है, पुस्तकों से भी सीधे क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं कि किरान उस सादेन में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो उसमें एक ऑप्शन आपका यही रहेगा, कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां के पारस्परिक भेंट के बारे में। दूसरा मिफ्ताह उल फुतूह 1291 ईस्वी में ये भी पद्य शैली में लिखी गई। इसमें मलिक छज्जू का विद्रोह, जलालुद्दीन खिलजी की अनेक कार्रवाइयों का उल्लेख जो है किया गया है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी की सैनिक कार्रवाइयों, और इसके साथ साथ ये भी समझ लेना कि जलालुद्दीन खिलजी जो है गुलाम वंश को समाप्त करके किस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना करता है, ये जानकारी भी इसी पुस्तक से प्राप्त होती है। दूसरी है नूह सिपेहर। ठीक है, इस पुस्तक में मुबारक शाह खिलजी का दक्षिण भारत का सैनिक अभियान और भारत के प्राकृतिक छटाओं का वर्णन है। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन का जो उत्तराधिकारी हुआ, उसके समय पर दक्षिण भारत के प्रमुख सैनिक अभियानों के बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आसिका। इसमें खिज्र खां, अलाउद्दीन का लड़का, और देवल देवी, गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री, के प्रेम का वर्णन के साथ साथ अलाउद्दीन की गुजरात विजय का भी उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ से ही पता चलता है कि अमीर खुसरो को मंगोलों ने कुछ समय के लिए बंदी बनाया था। तो ये जो घटना है आपको याद रखनी थी, मैंने बताई थी। और किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आसिका से। अब बात करते हैं तुगलकनामा। गयासुद्दीन तुगलक किस प्रकार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसका संपूर्ण विवरण इस ग्रंथ में मिलता है, तुगलकनामा में। ठीक है, और
अंतिम जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो खजाइनुल फुतूह। यह ग्रंथ गद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना ये गद्य शैली है। गद्य शैली में लिखा गया है। इसमें मलिक काफूर के दक्षिण अभियान एवं विजय का वर्णन जो है मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहासकार है सल्तनत कालीन इतिहासकारों में। ठीक है, फारसी इतिहास लेखन में जियाउद्दीन बर्नी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसका पिता सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय अरकली खां का नायक था और वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था। उसका चाचा अलाउद्दीन के समय दिल्ली का कोतवाल था। ठीक है, तो ये खास बातें हैं जो आप लोगों को इनके कैरेक्टर से संबंधित याद रखनी है। उसकी स्वयं की मित्रता अमीर खुसरो से थी। वह मोहम्मद तुगलक का विश्वास पात्र था और 13 वर्ष तक उसके दरबार में रहा। उसे फिरोज तुगलक ने भी आश्रय दिया, फिर भी उसके समय उसकी प्रतिष्ठा पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के इसने प्रारंभिक 6 वर्षों तक का जो इतिहास है वो अपनी पुस्तक में किया है। दूसरा, तारीख़ फिरोजशाही इसकी पुस्तक का नाम था और अपनी इस पुस्तक में उसने वहीं से प्रारंभ किया है जहाँ से मिनहाज-उस-सिराज ने अपने ग्रंथ को क्या किया था, समाप्त किया था, यानी बलबन के समय से। ठीक है, बर्नी ने सनात मोहम्मदी, सलाते कबीर, इनायतनामाए इलाही, मासिर सादात, तारीख़ फिरोजशाही, आपको ये याद रखना है, तारीख़ फिरोजशाही और फतवाए जहाँदारी, ये दोनों पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। बर्नी ने अपने इतिहास में अधिकतर उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जिनकी सत्यता पर उसे अपनी दृष्टि में पूर्ण विश्वास था। ठीक है, वह लिखता है कि मैंने जो कुछ अपने इतिहास में लिखा वह सत्य लिखा है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। इतिहास के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था। उसकी दृष्टि में जो इतिहास के इसके विचार भी याद रखने हैं। इतिहासकार को सच्चा, ईमानदार और भयहीन होना चाहिए। ठीक है, उसके द्वारा लिखित तारीख़ फिरोजशाही ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लेखन में अनेक दोष हैं। घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध नहीं है। अनेक बड़ी घटनाओं को संक्षिप्त में लिखा गया है तथा लेखन सांप्रदायिकता से पूर्ण भी है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से जिसका जिक्र किया था कि उसमें सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो सांप्रदायिक इतिहास लेखन कर देता था। तारीख़ फिरोजशाही का प्रारंभ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन से होता है तथा इसमें फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का इतिहास समाहित है। इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से दिल्ली के 8 सुल्तानों का वर्णन मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी ने दरबारी जीवन का वर्णन करते हुए नुसरत बीबी, मेहर अफरोज, फिरोज नाई, मक्का रसोइया तथा नायक जुलाहा आदि का वर्णन भी किया है। ठीक है, तो ये दरबारी इतिहास लेखन दरबारी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, जिनके बारे में इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शमसे सिराज अफीफ। इसका जन्म 1342 ईस्वी में हुआ था। इसे फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण मिला था। इसकी पुस्तक का नाम भी याद, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम भी तारीख़ फिरोजशाही था। तो तारीख़ फिरोजशाही पुस्तक का नाम एक ही है लेकिन राइटर 2 हैं। ठीक है, शमसे सिराज अफीफ की तारीख़ फिरोजशाही अलग है और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही वो दूसरी रचना है। ठीक है, टाइटल या शीर्षक दोनों के सेम है, ये चीज़ को आप लोग याद रखना। इसमें अफीफ ने मुख्य रूप से फिरोज शाह तुगलक के राजनीतिक तथा नागरिक कार्यों का वर्णन किया है। अब हम लोग बात करते हैं फुतूहाते फिरोजशाही। ये एक प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखी थी। ठीक है, और ये इसकी आत्मकथा है 32 पृष्ठी। इसमें फिरोज शाह के द्वारा इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख जो है प्राप्त होता है। बात करते हैं मलफुजाते तिमूरी। यह तैमूर लंग की आत्मकथा है जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। तो ये याद रखना, अभी तक सभी फारसी भाषा में मिली, एक ये मिली आपको तुर्की भाषा में। ठीक है, कौन सी? मलफुजाते तिमूरी। और शाहजहाँ के समय इसका फारसी में अबू तालिब हुसैनी ने अनुवाद किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग
याद रखिए, अच्छी बात है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना कि मलफुजात तिबूरी जो है किस भाषा में लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट है सरफुद्दीन अली याजदी। ये पुस्तक जो है पिछले एग्जाम में पूछी भी गई थी, ठीक है। सरफुद्दीन अली याजदी की पुस्तक का नाम था जफरनामा, ठीक है। इसमें तैमूर लंग के आक्रमण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसे तैमूर की आत्मकथा की नकल जो है मानी जाती है, यानी कि मलफुजात तिमूरी जो तैमूर लंग की आत्मकथा थी उसकी नकल मानी जाती है इसको। नेक्स्ट है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। इनको पूरा नाम जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी बोला जाता है। इनकी प्रमुख कृति है तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही में मोहम्मद गोरी से सैयद वंश तक का इतिहास मिलता है। सैयद वंश के इतिहास को जानने का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये सैयद वंश से संबंधित प्रमुख पुस्तक है तथा इस किताब को मुबारक शाह को ही समर्पित की गई। इस पुस्तक की रचना याहिया बिन अहमद ने मुबारक शाह की मृत्यु के बाद की थी, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का आप लोग नाम याद रखिएगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख़ मुबारक शाही, और ये सैयद वंश के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शेख रुज़कुल्लाह, इनका जन्म 1492 में हुआ था। इन्होंने वाक़ियात मुस्ताकी या तारीख़ मुस्ताकी, ठीक है, वाक़ियात मुस्ताकी और तारीख़ मुस्ताकी, ये 2 पुस्तकें लिखी। इसमें लोदी वंश के शासकों और तथा शेर शाह और इस्लाम शाह के व्यक्तिगत जीवन, उनके शासन प्रबंध, जन उपयोगी कार्य, उनके दरबार की कार्यविधियों आदि का वर्णन जो है किया गया है, ठीक है। तो सल्तनत काल के दृष्टिकोण से प्रमुख रूप से ये लोदी वंश जो सल्तनत काल का अंतिम वंश है उसके विषय में इनके द्वारा अपनी इस पुस्तक में जानकारी जो है दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अहमद यादगार की। अहमद यादगार ने तारीख़ सलातीन अफ़गाना नामक कृति की रचना की, जिसमें बहलोल लोदी से हेमू की मृत्यु तक का वर्णन जो है प्राप्त होता है, यानी कि ये भी सल्तनत काल के लोदी वंश से संबंधित पुस्तक है। और आज के ये अंतिम इतिहासकार अब्दुल्ला, इन्होंने तारीख़ दाऊदी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अफ़गानों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मीर मोहम्मद मासूम, इन्होंने तारीख़ सिंध नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सिंध का इतिहास प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित इतिहासकार थे जिन्होंने क्षेत्रीय इतिहास लेखन किया, ठीक है। मीर मोहम्मद मासूम की तारीख़ सिंध, अब्दुल्ला की तारीख़ दाऊदी, गुलाम हुसैन की रियाजुल सलातीन, जिसमें बंगाल के बारे में जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 2 लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों ने मध्यकालीन या सल्तनत कालीन इतिहास लेखन और प्रमुख इतिहासकारों और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं और इनसे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर इस क्लास से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई होंगी और बड़े ही विधिवत ढंग से आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें पेश की गई हैं, है ना। तो इसका आप सदुपयोग करिए, कोशिश करिए कि अपने खुद के नोट्स बनाएं। सारा मैटर आपकी स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। तो आपको कहीं जो भी लिखना है पॉज करके तुरंत लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी थोड़े टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इस कोरोना महामारी के बीच अब जो है शिक्षा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा और टेक्निकल होने के बदौलत ही आप जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसका तरीका यही बेहतर है कि आपको सारा स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं, वो आपके लिए सबसे उपयोगी कार्य साबित होगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अब ये क्लास समाप्त करते हैं।
थैंक यू।